हेलो ऑल, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूँ प्रियंका उपाध्याय और आप सभी लोगों का स्वागत है आज की क्लास में, जहाँ पर हम लोग आज 5 मई के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। मध्य प्रदेश की एक लोकेशन के बारे में बात की जाएगी और कल के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस का एक रिविजन किया जाएगा। ठीक है। अन अकेडमी, जो लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में, अन अकेडमी एक बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है आप सभी लोगों के लिए, जहाँ पर आप लोग घर बैठे ही प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की। MPPSC व्यापम रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो ये एक सेगमेंट है अन अकेडमी के अंदर, जहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पे क्लासेस मिलती हैं। लाइव क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं बाय दी टॉप एडुकेटर्स ऑफ इंडिया। इसी के साथ में लाइव क्लासेस के साथ में ही आपका क्विज जो रहता है, वीकली मंथली मॉक टेस्ट, ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशंस, ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल रहती हैं अकेडमी पर, जहाँ पर आप लोग एक एवेल्युएशन कर सकते हैं कि जो भी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई है या जो भी क्लासेस आप लोगों ने ली है वो आपको ठीक तरीके से मटेरियल समझ में आया है कि नहीं आया है, कौन कौन सा पार्ट है या कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर आपको और अच्छे तरीके से पढ़ना है या रादर अपनी प्रेपरेशन करनी है। ठीक है, तो स्पेशल और लाइव क्लासेस दोनों का फैसिलिटी रहता है यहाँ पर। और इसी के साथ में मॉक टेस्ट, ठीक है, जैसे MPPSC प्रीलिम्स और मेंस दो फेजेस में हमारी एग्जाम होती है, तो प्रीलिम्स को फोकस करते हुए मॉक टेस्ट सीरीज ये कभी चालू किया हुआ है इस प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर आपका पूरा पेपर कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा डिजाइन किया जाता है, जिसमें जो स्टैंडर्ड ऑफ लेवल लाइक जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बिल्कुल आपका एज इट इज जो पेपर में पूछा गया है लास्ट ईयर्स में, या जो प्रोबेबिलिटी है कि उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसका पूरा पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलता है मॉक टेस्ट में। और इनका भी इवैल्यूएशन, मतलब इसकी जो पूरी चेकिंग है पेपर्स की, वो भी की जाती है टॉपर्स के द्वारा। ठीक है, जो MPPSC में ऑलरेडी टॉप कर चुके हैं लोग, वो पूरा आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई, अपना टाइम मैनेजमेंट, अपनी पूरी तैयारी को स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स है जो आपको फॉलो करनी है, ठीक है, क्या क्या मतलब सब्जेक्ट एरियाज हैं जो आप लोगों को कवर करके चलना है। तो ये पूरा एक कंप्लीट गाइडेंस सेट जो है वो मिल पाता है इन मॉक टेस्ट सीरीज के थ्रू। ठीक, मेरी अगर मैं बात करूं तो MPPSC के अंडर में अभी 3 कोर्सेज रन कर रही हूँ, जहाँ पर डेली मेरी क्लासेस रहती हैं। ये एनवायरनमेंट का एक कोर्स है जो कि GS पेपर 3 का पार्ट है। GS पेपर मेंस, सॉरी, MPPSC मेंस की अगर हम बात करें तो उसके अंदर GS पेपर 3 का जो पार्ट है एनवायरनमेंट का, वो मैं यहाँ पर कवर कर रही हूँ, जिसमें 2019 और 20 दोनों सिलेबस को मैंने यहाँ पर कवर किया हुआ है। और बिल्कुल बेसिक से हम लोग एनवायरनमेंट के कंसेप्ट, उनके सारे डेफिनेशंस, उनके जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन टॉपिक से रिलेटेड, वो यहाँ पर मैं डिस्कस कर रही हूँ इस कोर्स में। ठीक है, इसका टाइमिंग रहता है सुबह 11 बजे, 11 से 12:30 ये क्लास रहती है। उसके बाद दिन में 3 बजे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास रहती है। जो लोग व्यापम के लिए तैयारी कर रहे हैं, SI, लेबर इंस्पेक्टर, जेल अधिकारी, व्यापम रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं, संविदा, उनके लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने फोकस बना के रखा हुआ है कि इस एग्जाम को क्लियर करना है, तो उनके लिए ये इंग्लिश लैंग्वेज का एक बेसिक कोर्स है, जहाँ पर बिल्कुल शुरुआत से हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे टेंस है, आपका वॉइस है, नरेशन है, मेजरली जो ग्रामर के टॉपिक्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वो मैं यहाँ पर कवर कर रही हूँ, जिसमें आपका रूल्स प्लस प्रैक्टिस सेट है ना, क्वेश्चंस जो होते हैं प्रैक्टिस के लिए, वो हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, इसका टाइमिंग रहता है दिन में 3 बजे, 1 घंटे की क्लास रहती है। उसके अलावा GS पेपर 2 का एक पार्ट है जिसमें हमारे वेलफेयर प्रोग्राम्स का टॉपिक दिया हुआ है, जो कि विमेन, चाइल्ड, न्यूट्रिशन, ये सारे रिलेटेड जो वेलफेयर प्रोग्राम्स और गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो कि रोल आउट की गई है कुछ अभी 1-1.5 साल के अंदर, तो वो पूरा अभी हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं इस कोर्स में, जो कि है कोर्स ऑन वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। ये आज ही से चालू हुआ है, जिसका टाइमिंग रहता है शाम को 4:30 बजे। ठीक है, तो ये मेजर अभी मेरे 3 कोर्सेज चल रहे हैं लाइव आपके प्लस प्लेटफॉर्म पर ऑन अन अकेडमी, जिसका आपको सब्सक्रिप्शन लेना रहता है। ठीक है, प्लस का एक सब्सक्रिप्शन आपको लेना रहेगा और उससे आप ये सारे कोर्सेज देख पाएंगे। इसी के अलावा ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये 3 दिन मेरी स्पेशल क्लासेस रहती हैं, जिसका टाइमिंग रहता है दिन में 1 बजे। तो वहाँ पर भी आप अपने कुछ मतलब फ्री रहती है तो कोई भी उसको ज्वाइन कर सकता है, आप लोग उसको भी फॉलो करें एंड देखिए कि कैसे हम लोग अपने टॉपिक्स को वहाँ पर भी कवर कर रहे हैं। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि प्लस पर ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मूव करेंगे आगे, तो वहाँ पर ये एक पेज आपके सामने फ्लैश होगा, जहाँ पर कुछ नॉमिनल सी फीस आपको पे करनी होती है फॉर डिफरेंट ड्यूरेशन।
से फॉर एग्जाम्पल आपने 1 साल का सब्सक्रिप्शन अगर लिया है तो उसकी फीस 7,000 रुपये रहती है, पर इसमें भी डिस्काउंट फैसिलिटी आपको मिल सकता है। डिस्काउंट आप कैसे ले सकते हैं? इस कोड को यूज़ करके। ये जो upadhyay.priyanka9 रेफरल कोड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसको यूज़ करने से इंस्टेंट 10% का जो डिस्काउंट है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा किसी भी फीस पे, भले ही वो 3 महीने के लिए हो, 6 महीने के लिए हो, 12 मंथ्स का हो, कोई भी जो आपका सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हो अलग अलग ड्यूरेशन के लिए, उसमें 10% का डिस्काउंट फैसिलिटी यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, सो ये कोड आपको यूज करना है, दैट इज upadhyay.priyanka9 एंड द डिस्काउंट विल बी अवेलेबल फॉर एनी ऑफ द फी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, चलिए YouTube पे मेरी डेली बेसिस पे क्लासेस रहती हैं शाम को 8 बजे। ठीक है, ये पूरा सीरीज हमारा चल रहा है करंट अफेयर्स का, जो कि अप्रैल में चालू हुआ था। पुराने लेसन्स भी आप देख सकते हैं, पूरे हर दिन हमारी करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जहाँ पर ये जो 20-25 मिनट का पूरा क्लास रहता है उसमें हम लोग दिन के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश से रिलेटेड एक लोकेशन के बारे में बात की जाती है मैप के थ्रू, और पिछले दिन का रिविजन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, सो अनअकैडमी का जो MPPSC व्यापम चैनल है उसको आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा रिलेटेड टू द क्लासेस एंड रिलेटेड टू द कोर्सेज जो कि फ्लैश होने वाले हैं। ठीक है, चलिएगा। सो आज का एजेंडा मैं आपको बता दूं, आज के कुछ हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। मध्य प्रदेश का एक लोकेशन डिस्कस किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ मैप, और कल जो मैंने आपको 10 क्वेश्चंस बताए थे उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पत्रकार को 2020 यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज के विजेता के रूप में नामित किया गया है? ठीक है, इनमें से कौन से जर्नलिस्ट हैं जिनको 2020 में यूनेस्को या फिर गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, ठीक है, ये प्राइज सारे जर्नलिस्ट्स को दिया जाता है, या रादर जो हमारे पत्रकार होते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, तो 2020 में ये किसको दिया गया था? 2020 में ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, जेनेथ बेदोया लिमा को। ठीक है, इनके बारे में अगर हम लोग बात करें, या रादर हम इस इवेंट के बारे में पहले बात करें, तो जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है ना, जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, वो मनाया जाता है 3 मई को हर साल, और इसको वर्ल्ड प्रेस डे के नाम से भी जानते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे या फिर वर्ल्ड प्रेस डे, दोनों नामों से इसको जाना जाता है। और ये उन सभी पत्रकारों को सम्मान करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, जहाँ पर अपने कार्यस्थल पर रहकर या किसी न किसी कारणवश से उनका निधन हो गया है, या उन्होंने जो अपनी जान गंवा दी है। ठीक है, तो उन सभी पत्रकारों को सम्मानित करते हुए उनको श्रद्धांजलि देने पूर्ति ये जो दिन है वो ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, 2020 का जो थीम था दैट वाज जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। ठीक है, ये थीम था 2020 का, जहां पर अगर हम कुछ दूसरे थीम्स के बारे में भी बात करें तो उसकी लिस्ट मैंने यहाँ पर दी हुई है, जैसे सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड मेन जर्नलिस्ट्स एंड मीडिया वर्कर्स। ठीक है, मतलब इस साल की ही हम कह सकते हैं कि जो सब थीम थी, मतलब कौन कौन से मेजर पॉइंट्स को यहाँ पर कवर किया गया था कि जर्नलिज्म की फील्ड में जितने भी लोग शामिल हैं, भले ही वो मेल हो फीमेल हो, उनकी सेफ्टी जो है उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट एंड प्रोफेशनल जर्नलिज्म फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल एंड कमर्शियल इन्फ्लुएंस, मतलब जर्नलिज्म के फील्ड में या किसी भी पत्रकार को किसी के इन्फ्लुएंस में आकर काम नहीं करना है, वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, या बिल्कुल पूरी डेडिकेशन के साथ में बिल्कुल नैतिक रूप से अपने काम को संभालेंगे। तीसरी बात, जेंडर इक्वालिटी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द मीडिया। ठीक है, जो भी मेल या फीमेल या जितने भी हमारे सोसाइटी में लेवल्स हैं, सभी लोगों को रिस्पेक्ट करना, सबको इक्वालिटी के साथ में ट्रीट करना, ये एक फोकस एरिया था इस थीम का, दैट वाज फॉर 2020। ठीक है, तो ये एक तरीके का फंडामेंटल राइट है इंडिया के। अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो उसमें जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं उसमें फ्रीडम ऑफ द प्रेस ये एक फंडामेंटल राइट है, जो ये हक देता है भारतीयों को या इंडियंस को कि वो बहुत खुले तरीके से, या बिल्कुल अपना जो एक्सप्रेशन है, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कोट कर सकते हैं या वो रख सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 19 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत ये फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की गई है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो प्राइज है, जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज है, ये हर साल दिया जाता है 3 मई को, और ये हो सकता है किसी व्यक्ति को भी दिया जाए, या ये किसी यूनिट यानी कि इंस्टीट्यूशन को भी दिया जा सकता है। ठीक है, सो अभी ये जो दिया गया था दैट वाज गिवन टू जेनेथ बेदोया लिमा, जो कि कोलंबिया की रहने वाली हैं, और मीडिया फील्ड में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है,
जहां पर इन्होंने जितने भी आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे सशस्त्र संघर्ष और शांति प्रक्रिया और महिलाओं के खिलाफ जो यौन हिंसा पर ध्यान केंद्रित इन्होंने किया हुआ था मीडिया के थ्रू, ठीक है। तो 1974 में इनका बर्थ हुआ था और यहाँ पर इनको 2020 में इनको जो ये अवार्ड है वो दिया हुआ है, ठीक है। ये खुद 2000 में, साल 2000 में सेक्सुअल वायलेंस की एक शिकार बनी थी और इनका रेप भी हुआ था। तब वह एक दैनिक समाचार पत्र ईएल जो एस्पेक्टेडर है, ये एक डेली न्यूज़पेपर है वहाँ का, ठीक है। सो वहाँ पर ये काम कर रही थी उस टाइम पे। उसी के 3 साल के बाद में ईएल टिएम्पो, ये एक और कंपनी है जहाँ पर ये काम कर रही थी और वहाँ पर इनको कुछ मिलिटेंट्स के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। तो काफ़ी एक स्ट्रगल भरी इनकी लाइफ रही है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं इनका नाम हु इज़ मिस जिनेत लीमा, ठीक है। कोलंबिया की ये रहने वाली हैं, बेडोया लिमा, जिनेत बेडोया लिमा, ये इनका पूरा नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत मार्केट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहला पॉइंट है कि भारत मार्केट ऑनलाइन ई कॉमर्स मार्केट प्लेस लॉजिस्टिक्स में एंड टू एंड सर्विसेज प्रदान करने के लिए विभिन्न टेक्नोलॉजी कंपनियों की क्षमताओं को एकीकृत करेगा और मैन्युफैक्चरर से लेकर एंड टू एंड उपभोक्ताओं को चेन सप्लाई करेगा, जिनमें घर पर डिलीवरी भी शामिल है। मतलब क्या हो गया कि एक तरीके का ई कॉमर्स वेबसाइट है जो कि कमोडिटीज का ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स टू द कंज्यूमर्स, ठीक है। दूसरी बात कि ये जो संस्था है ये अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ CAIT यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने जो है ये राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट की लॉन्चिंग की घोषणा की है। इन दोनों स्टेटमेंट से हमें ये बताना है कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं भारत मार्केट के संदर्भ में, दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर हमारे बिल्कुल सही हैं, ठीक है। 1 and 2 बोथ, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। तो CAIT कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कारोबारियों की संस्था अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ, इन्होंने ये एक अनाउंसमेंट किया हुआ है भारत मार्केट का, जो कि एक नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है और जितने भी रिटेलर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर मार्केट कर सकते हैं यानी कि उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनकी मदद से ये एंड टू एंड सर्विसेज, मतलब जो उत्पादन कर रहा है प्रोडक्ट का से मतलब उस एरिया से कस्टमर्स को प्रोडक्ट सप्लाई करना, पूरा जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, घर पहुंच सेवा जो है वो यहाँ पर देखी जाएगी इस भारत मार्केट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस के थ्रू, ठीक है। सो यहाँ पर पूरे नेशन में, पूरे इंडिया के जितने भी रिटेलर्स हैं वो सब इस प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर एक उनको काफ़ी एक ब्रॉड प्लेटफॉर्म मिल पाएगा और क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो कोई भी कहीं पर ऑफलाइन शॉप से जाकर शॉपिंग नहीं कर सकता, तो इस ऑनलाइन मोड के थ्रू सभी लोगों को एक सहूलियत रहेगी या रादर एक स्कोप रहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स देख कर उसको बाय कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अभी जो CAIT है उन्होंने 1 करोड़ रिटेलर्स को इस मार्केट प्लेस, इस ई प्लेटफॉर्म के साथ में जोड़ा है 2020 में और ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा और सबसे यूनिक ई मार्केट प्लेस बन चुका है, दैट इज द भारत मार्केट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में आयोजित 2020 वर्चुअल NAM समिट सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, वेनेजुएला या फिर भारत, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अजरबैजान जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी नरेंद्र मोदी जी ने 4 मई को ये जो समिट हुई थी NAM समिट, जिसका नाम है नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट, उसमें इन्होंने अपनी हिस्सेदारी दिखाई थी, जहां पर बहुत सारे जो अलग अलग नेशंस हैं उनका भी यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है वो देखा गया था, ठीक है। तो ये एक वर्चुअल समिट की गई थी, मतलब कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसको रखा गया था, जहां पर मोदी जी पहली बार इसका हिस्सा बने थे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये क्यों रखा गया था, जहां पर कोविड-19 से कैसे लड़ा जाना है या क्या क्या स्ट्रैटेजीज जो है वो फॉलो की जा रही हैं अलग अलग स्टेट्स के द्वारा, क्या क्या चीज़ें फॉलो करना है, रूल्स रेगुलेशन सारी चीज़ें, उसको ध्यान में रखते हुए सारे नेशंस को एक अनाउंसमेंट प्रोवाइड करने के लिए ये समिट जो है वो रखा गया था, ठीक है। सो यहाँ पर इस बार जो अजरबैजान है, ठीक है, वहाँ पर ये जो कंट्री है उन्होंने ये पूरा एक आयोजन किया था इस पूरे इवेंट का, इस पूरे समिट का। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द NAM टिल 2022, जितने भी ये समिट होंगे 2022 तक, वहाँ पर प्रेसिडेंसी ऑफ अजरबैजान जो है ये पूरा इसको कंडक्ट करेगी,
ठीक है। तो यहाँ पर वहाँ के जो प्रेसिडेंट है इल्हम अलीवेव, ठीक है, उन्होंने एड्रेस किया था इस समिट को, जहाँ पर उन्होंने शुरुआत की थी या रादर एक हम कह सकते हैं कि इनिशिएशन लिया था इस समिट में, ठीक है। तो पीएम मोदी जी ने यहाँ पर कहा है कि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू जितने भी नेशंस हैं वो जुड़े हुए रह सकते हैं, और इस टाइम पे जहाँ पर जो रियल टाइम मीटिंग्स है वो नहीं की जा सकती, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ है इस समिट के थ्रू, जहाँ पर जो भी नेशंस क्या क्या पहल ले रहे हैं या क्या क्या पहल लेना चाहिए कोविड से लड़ने के लिए, उसके बारे में डिस्कशन यहाँ पर किया जा सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो जो WHO के डायरेक्टर जनरल हैं, यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन लोगों का भी पार्टिसिपेशन यहाँ पर देखा गया था इन दिस पर्टिकुलर समिट, ठीक। सो 2014 है ना, 2014 में जब मोदी जी का यहाँ पर मतलब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, उसके बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो इस मीटिंग को उन्होंने अटेंड किया है। ये मीटिंग पहले भी हो चुकी है 2016 में और 19 में, पर उस टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू जी, उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया था इंडिया का, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मोदी जी इस समिट का हिस्सा बनेंगे, ठीक है। अगर इस नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में हम लोग बात करें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस के बाद में, ठीक है। सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, और यहाँ पर 120 डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जितने भी 120 विकासशील देश जो हैं वो इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो 1961 में इसकी स्थापना की गई थी, और 1955 में इसको इनिशिएट किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ बांगडोंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी समिट अभी रखी गई थी बाय दी अजरबैजान प्रेसिडेंसी, ठीक है। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है, ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड हाईवेज हैं, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं, वहां के सेक्रेटरी अभी कौन अपॉइंट हुए हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरिधर अरमने, ठीक है। गिरिधर अरामने जी जो हैं वो अभी अपॉइंट हुए हैं एज द सेक्रेटरी फॉर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है। तो यहाँ पर एक कैबिनेट कमिटी थी जिन्होंने इनका पूरा चयन किया हुआ है, एंड इनका अपॉइंटमेंट यहाँ पर हुआ है एज अ सेक्रेटरी, और इनके पहले जो व्यक्ति सेक्रेटरी रहे हैं उनका नाम है संजीव रंजन, ठीक है। उनका, संजीव रंजन जी का जो अभी अपॉइंटमेंट हुआ है वो हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग में, वो अब सेक्रेटरी बन चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग में, और गिरिधर अरमने जी जो हैं वो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश कैडर के ये एक IAS ऑफिसर हैं, 1988 बैच पास आउट हैं गिरिधर अरमने जी, जिन्होंने कई सारे जो मिनिस्ट्रीज हैं उनको भी हैंडल किया हुआ है, इंक्लूडिंग आपका मिनिस्ट्री ऑफ से ये रोड्स में तो अभी उनका है ही, रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवेज में तो उनका यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट देखा ही जाएगा। इसके अलावा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री में, ठीक है, और जो आपके दूसरे डिपार्टमेंटल हेड्स हैं वहाँ पर भी इन्होंने हेड किया हुआ है, उनको सारे डिपार्टमेंट्स या सीनियर लेवल अथॉरिटीज के रूप में इनको देखा गया है, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश में इन्होंने काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस है उनको यहाँ पर हेल्ड किया है, और काफ़ी जो इंपॉर्टेंट फाइनेंस और डेवलपमेंटल मैटर्स हैं वहाँ पर इन्होंने अपनी डिसीजन मेकिंग बताई है, ठीक है। तो IIT मद्रास से ये सिविल इंजीनियरिंग इन्होंने किया हुआ है, MTech है ये सिविल इंजीनियरिंग में फ्रॉम IIT मद्रास, और इकोनॉमिक्स में इन्होंने अपना मास्टर्स किया हुआ है, ठीक है। सो ट्रेनिंग मिली है इनको फाइनेंस के सेक्टर में एंड इन द बैंकिंग सेक्टर्स इन सिंगापुर एंड फ्रांस, बिसाइड्स IIM बैंगलोर, IIFT न्यू दिल्ली एंड टाटा मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर पुणे। तो काफ़ी जो हमारे फेमस नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से इनका पूरा गाइडेंस, वहाँ से इनकी पूरी पढ़ाई या रादर हम कह सकते हैं कि ट्रेनिंग हुई है, विच शोज़ कि इनका एक्सपर्टीज या नॉलेज बेस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। सो ही इज मिस्टर गिरिधर अरमने who has been appointed as the secretary for the Ministry of Road Transport and Highways, ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन है कि KS निसार अहमद कौन थे? एक अंतरिक्ष यात्री थे, एक एथलीट थे, कवि और लेखक थे, या फिर पूर्व सामाजिक सुधारक थे? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवि और लेखक थे KS निसार अहमद, ठीक है। सो यहाँ पर इनका अभी निधन हुआ है, पद्मश्री से इनको नवाजा, इनको सम्मानित किया गया था, जिनका निधन अभी 3 मई को हो गया है। 84 ईयर्स के थे ये, ठीक है। तो काफ़ी टाइम से इनकी जो तबीयत है वो ठीक नहीं चल रही थी और हॉस्पिटलाइज थे, और अभी जो है 3 मई को इनका निधन हुआ है।
ठीक है। इनके जन्म की अगर हम लोग बात करेंगे तो मैसूर में इनका जन्म हुआ था 1936 में, जहां पर इन्होंने जियोलॉजी में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और एक असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट के रूप में इन्होंने काम किया हुआ है मैसूर माइंस में, और गुलबर्ग में इन्होंने अपना जो काम है वो किया है। ठीक है, जियोलॉजी के फील्ड में ही गुलबर्ग में भी इन्होंने अपना काम किया हुआ है। और वहीं पे एक ये जो इन्होंने एक काफ़ी फेमस पोएम्स हम कह सकते हैं, फेमस जो राइटअप्स है वो इन्होंने यहाँ पर लिखे हुए थे। ठीक है, सो इन गुलबर्ग बिफोर बिकमिंग अक्वेंटेड विद द फेमस पोएट कुवेम्पू। ठीक, सो आगे अगर हम लोग बात करें तो काफी सारे अवार्ड्स भी इन्होंने जीते हुए हैं। हिज नोटेबल वर्क्स इंक्लूड न्योत्सव। ठीक है, ये इनकी एक काफी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि राइटअप है जिसका नाम है न्योत्सव, मानसू गांधी बजारू, सांजी ऐदरा नार एंड मानकरो मतुकथा। ठीक है, मतुकथा, ये इनके कुछ लिटरेचर्स हैं जो इनके राइटअप्स हैं वो इन्होंने लिखे हुए हैं। काफी सारे अवार्ड्स भी इनको मिले हुए हैं, जैसे 2008 में इनको पद्मश्री मिला हुआ है, 2017 में इनको पंपा अवार्ड दिया हुआ है, और राज्यस्तव इनको मिला हुआ है 1981 में। ठीक है, सो पोएट्री के लिए इनको कर्नाटका साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया था 1982 में। ठीक है, सो ये जो व्यक्ति हैं, ही वॉज अ वेरी वेरी फेमस पोएट एंड राइटर। ठीक, अच्छा, इनके और वर्क्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो कन्नड़ लिटरेचर कॉन्फ्रेंस जो कि आपका शिवमोगा में हुआ था 2007 में, वहाँ के ये 73rd प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, कुवेम्पू यूनिवर्सिटी से इनको 2010 में डॉक्टरेट भी मिल चुका है। ठीक है, जो आपका सेंट्रल कॉलेज है बेंगलुरु में, वहाँ पर ये एज अ लेक्चरर भी रहे हैं जियोलॉजी के फील्ड में, जियोलॉजी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, और उसके बाद में निसार अहमद ने सह्याद्री फर्स्ट ग्रेड कॉलेज जो शिवमोगा में है, वहाँ पर भी इन्होंने पढ़ाया है। एकेडमिक्स में भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है 1967 टू 72 के बीच में और 1975 टू 78 के बीच में। तो ये बहुत ही ज़्यादा थोड़ी सी डिटेल्स हमने बात की है रिलेटेड टू द वेरी फेमस पोएट एंड राइटर मिस्टर KS निसार अहमद। 6th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने कोविड-19 दिशा निर्देशों के तहत गेंद को चमकाने और पसीने के उपयोग को प्रतिबंधित किया है? न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे या फिर ऑस्ट्रेलिया? यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने अभी क्योंकि कोविड पैंडेमिक चल रहा है, या रादर उससे बचे रहने के लिए, इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा ना फैले, उसके लिए ये जो अभी पार्ट है कि अपना सलाइवा और पसीने से जो बॉल को चमकाया जाता है, क्रिकेटर्स यूजुअली उसको रोल करते हैं बॉल को, उसको चमकाने के लिए। ठीक है, तो वो अभी यहाँ पर बैन कर दिया गया है। ठीक है, सो यहाँ पर एक जो ESPN क्रिक इन्फो है, ये आपका द ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, ये ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, दैट इज क्रिक इन्फो। यहाँ पर उन्होंने कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ में डिस्कशन के बाद में ये जो बैन का डिसीजन है वो लिया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर क्योंकि जैसा हम सभी लोगों को पता है कि कोविड का जो स्प्रेड है वो ज़्यादा से ज़्यादा सलाइवा और जो स्वेट है, या फिर मतलब हम कह सकते हैं कि कॉन्टैक्ट से जो है वो फैलता है। ठीक है, सो दैट टू अवॉइड दैट पार्ट, और वो ज़्यादा बड़े लेवल पे ना फैले, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे ग्रसित ना हो, इस वजह से ये जो बैन है वो अभी किया गया है बाय दी ऑस्ट्रेलिया। ओके, नाउ इसकी और डिटेल्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, सो यहाँ पर ये जो गाइडलाइन है, इस दिशा निर्देश में खेलों की 3 चरण A, B और C में वापसी का जिक्र है। मौजूदा समय में खेलों पर रोक है वह A स्तर की है। ठीक है, जिसमें व्यक्तिगत अभ्यास के अलावा हर चीज पर प्रतिबंधित है। सिर्फ जो पर्सनल प्रैक्टिस है वो यहाँ पर अलाउड रहेगा, उसके अलावा सारी चीजें बंद है। बी लेवल में क्या होगा, बी लेवल में कुछ जो हमारे लिमिटेड एक्सरसाइजेस हैं वो यहाँ पर अलाउड किए जाएंगे, बट स्टिल जो बॉल को चमकाने वाला पार्ट है सलाइवा या स्वेट से, वो भी कंप्लीटली बैन रहेगा। ठीक है, जो थर्ड या जो लास्ट फेज है, यहाँ पर कंप्लीट जो प्रैक्टिस का रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा कि इजिली सब लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट अगेन जो अभी बैन का पार्ट है दैट विल बी देयर। और जो प्लेयर्स हैं, ठीक है, इस गाइडलाइंस में ये बताया हुआ है कि जो प्लेयर्स हैं जिनको थोड़ा सा भी अगर सिम्टम होगा कोविड-19 का, तो उनको प्रैक्टिस से अलग रखा जाएगा या उनको क्वारंटीन मोड में रखा जाएगा, सो दैट इफ दे आर हैविंग एनी सिम्टम्स तो उसको ट्रीट किया जा सके। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका कैपिटल है कैनबरा। प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के स्कॉट जॉन मॉरिसन, और जो करेंसी है ऑस्ट्रेलिया की वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक, 7th क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने वैश्विक ऊर्जा समीक्षा रिपोर्ट जारी की है? ठीक है, इज इट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी,
इंटरनेशनल एनर्जी फोरम, वर्ल्ड बायो एनर्जी एसोसिएशन या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। ठीक है, इन्होंने अभी एक ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 की रिपोर्ट अभी रिलीज की है, जहां पर ये बताया गया है कि जो ग्लोबल एनर्जी डिमांड है, ठीक है, जो ऊर्जा की मांग है वो 2020 में 6% से कम होगी। ठीक है, 70 सालों में या इतने लंबे टाइम में ये पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि इतना परसेंटेज का जो डिमांड है वो कम हो रहा है। ठीक है, सो अगर दूसरे हम लोग सोर्सेज की बात करेंगे कि दूसरे सोर्सेज की डिमांड कैसे कैसे कम हो रही है, तो यहाँ पर ये बताया गया था कि 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसकी तुलना में ये जो अभी डिमांड कम देखा जा रहा है इन 2020 वो उसका 7 गुना है। ठीक है, मतलब जो 2008 में या जितने भी पहले फाइनेंशियल क्राइसिस हुए हैं उसकी तुलना से बिल्कुल मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर इस बार जो एनर्जी डिमांड है उसका डिक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, सो दिस विल बी द ग्रेटेस्ट डिक्लाइन इन द एनर्जी दैट इज इन 2020। ठीक है, सो दूसरे अगर हम लोग डिमांड्स की बात करें जो कि डिक्रीज हुई है, तो जो ग्लोबल ऑयल डिमांड है 2020 में उसमें देखा गया है कि 9% से वो कम हुआ है। कोल डिमांड की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर वो कम हुआ है 8% से, और इलेक्ट्रिसिटी डिमांड की अगर हम बात करेंगे तो वो कम हुआ है आपका 20% से। ठीक है, सो ये हमारे कुछ अभी मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर डिक्रीमेंट देखा जा रहा है इन द डिमांड। ओके, 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने कोविड कथा लॉन्च की है? डॉक्टर हर्षवर्धन, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या फिर स्मृति ईरानी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, जो हमारे यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने एक मल्टीमीडिया गाइड यहाँ पर लॉन्च किया है जिसका नाम है कोविड कथा। ठीक है, 3 मई को ये लॉन्च किया गया था जब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया था। ठीक है, सो यहाँ पर जो है उन्होंने कई सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में के साथ में मिलकर यहाँ पर बात की जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत आती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहाँ पर उनके द्वारा ये डिस्कस किया जा रहा था कि कोविड से और कैसे लड़ा जा सकता है, क्या नई टेक्नोलॉजीज हैं जो कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं टू फाइट द कोविड। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कोविड कथा है, यहाँ पर गुवाहाटी का एक इंस्टीट्यूट या रादर हम कह सकते हैं कि एक ट्रस्ट है, दैट इज डॉक्टर अनामिका रे मेमोरियल ट्रस्ट। ठीक है, जो कि गुवाहाटी का है। तो इन दोनों यूनिट ने मिलकर, ठीक है, जो हमारा NCSTC है और जो ये ट्रस्ट है गुवाहाटी में, इन दोनों ने मिलकर ये एक A to Z पूरा एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल कराया है कोविड से रिलेटेड। ठीक है, सो दिस इज द पार्ट हियर जहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ये जो ट्रस्ट है गुवाहाटी में, इन दोनों यूनिट्स ने मिलकर पूरी एक गाथा, मतलब जो हम बोलते हैं ना कि इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो रहती है, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रहते हैं कि भाई कोविड से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए लोगों को कि होता क्या है, कहाँ से आया है, इसका फुल फॉर्म क्या है, या रादर इसका पहले नाम क्या था, है ना, कौन से वायरस फैमिली से आया है, तो पूरी डिटेल्स वहाँ पर इस बुक में या रादर हम कह सकते हैं कि इस कोविड कथा में अवेलेबल रहेगी विथ मेनी मेनी पिक्चर्स। ठीक है, सो यहाँ पर जो डॉक्टर मनोज कुमार पतेरिया हैं, ठीक है, जो कि NCSTC के हेड हैं, उन्होंने कहा है कि काफी ज्यादा ये एक इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म रहेगा जहां पर कोविड-19 के बारे में लोग जान सकते हैं। ठीक है, सो मतलब जितने भी ये आपकी कोविड कथा है वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में अवेलेबल रहेगी और ये एक वेबसाइट के थ्रू लिंक्ड रहेगा। ठीक है, जहां पर पूरी इंफॉर्मेशन और पिक्चर्स के माध्यम से लोगों को कोविड के बारे में जानकारी मिल सकती है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1971 में और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है नई दिल्ली में। ठीक, 9th क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से कथन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के बारे में सत्य हैं? पहला है कि इसका उद्देश्य फंसे हुए प्रवासियों और छात्रों को परिवहन कराना है। इस ट्रेन द्वारा 1200 यात्रियों को भेजा गया है। तीसरा है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें 3 मई से चलाई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारे स्टेटमेंट्स सही नहीं है, बट जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है और बाकी का जो 1 and 2, ठीक है, केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही होगा। ठीक है ना, यहाँ पर अभी कोरोना वायरस का जो प्रकोप है उसको कम करने के लिए या रादर उसका स्प्रेड कम करने के लिए जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है उन्होंने जो मूवमेंट है माइग्रेंट लेबर्स का, स्टूडेंट्स का, टूरिस्ट्स का,
ठीक है, वो यहाँ पर अभी जो है पॉसिबल करवाया है विद द हेल्प ऑफ दिस स्पेशल ट्रेन। ठीक है, तो ट्रेन यूज करने की यहाँ पर परमिशन दी गई है 1 मई से। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने श्रमिक स्पेशल ट्रेन को यहाँ पर लॉन्च किया है, जो कि 1 मई से यहाँ पर चली है। और 1 मई से ही क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है 1 मई को। ठीक है, तो उसी चीज को देखते हुए जो लेबर हैं जो अपने अपने घरों में अपने अपने जोन में नहीं रह पा रहे, तो उनका मूवमेंट यहाँ पर पॉसिबल कराने के लिए यहाँ पर ये जो डिसीजन है वो लिया गया है फॉर द श्रमिक स्पेशल ट्रेन। ठीक है, सो यहाँ पर आफ्टर दिस द रेलवेज अनाउंस टू रन 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेन। ठीक है, रेलवेज के द्वारा यहाँ पर 6 जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन हैं वो अभी रन की जा रही हैं। ठीक है, तो तेलंगाना से जो ये ट्रेन हैं ये तेलंगाना से झारखंड, नासिक से उत्तर प्रदेश, केरला टू भुवनेश्वर, नासिक टू भोपाल, राजस्थान टू बिहार और पटना से लेकर कोटा तक ये रन करेगी। ठीक है, पहला जो ये ट्रेन जो डिपार्ट हुआ था ये हुआ था हैदराबाद टू झारखंड, जहां पर 1 मई को ये रन हुआ था। 1 मई को ये रन हुआ था और 1200 पैसेंजर्स जो है वो भेजे गए थे इस ट्रेन के द्वारा। ठीक है, चलिए नाउ यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं या कुछ आपके मैंडेट है जो फॉलो किए जाने हैं पैसेंजर्स को, कि पैसेंजर्स जो भी उस ट्रेन में ट्रैवल करेंगे उनको एक मास्क पहनना रहेगा, एक फेस कवर उनको पहनना है। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो प्रॉपरली यहाँ पर मेंटेन करनी है, प्रॉपर क्लीनलीनेस यहाँ पर फॉलो करना है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर फॉलो करना है। ठीक है, और जो आपका जो फूड है, ठीक है, जो खाना है वो प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पर पैसेंजर्स को, जो भी लंबी जर्नी कर रहे हैं या लंबी यात्रा कर रहे हैं उनको फूड पैकेट्स यहाँ पर दिए जाएंगे। और एक बार जब वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं तो पूरा जो उनका क्वारंटीन है, मतलब उनका पूरा स्क्रीनिंग, या कहीं उनको कोई डिजीज तो नहीं हुआ है, कहीं कोविड से तो वो अफेक्टेड नहीं है, ये सारी चीजें यहाँ पर मेक श्योर की जाएंगी। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने कोविड-19 महामारी के बीच उम्मीद बनाए रखने के लिए हम हार नहीं मानेंगे नामक एक गीत जो है वो जारी किया हुआ है? एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक या फिर ICICI बैंक? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज HDFC बैंक। ठीक है, तो यहाँ पर एक हम हार नहीं मानेंगे नाम का एक गाना जो है वो यहाँ पर रोल आउट किया हुआ है इस बैंक के द्वारा, जहाँ पर एक विश्वास क्रिएट करने के लिए कि ठीक है कोविड कुछ समय की बात है, हम बहुत इजीली इससे उभर सकते हैं, या सभी लोग मिलकर अगर फॉलो करेंगे रेगुलेशंस को, लॉकडाउन को, सारी चीज़ों सभी लोगों के साथ अगर कोऑपरेट करेंगे तो हम इजीली इस कोविड से लड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कंपोज किया गया था ऑस्कर और ग्रैमी अवार्ड विनिंग कंपोजर AR रहमान जी के द्वारा, और जो लिरिक्स है वो लिखी गई थी प्रसून जोशी जी के द्वारा। ठीक है, सो ये HDFC बैंक द्वारा अभी रोल आउट किया हुआ है, जहां पर ये इस गाने के माध्यम से जो HDFC बैंक है वो अपनी लॉयल्टी, वो अपने कंट्रीब्यूशन को यहाँ पर बताना चाहते हैं कंट्री के प्रति। ठीक है, जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग जो है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो डोनेट करेंगे PM केयर्स फंड पे। ठीक है, यहाँ पर ये बोला गया है कि जितनी बार ये गाना बजेगा या जितनी बार ये गाने का फ्लैशिंग या ब्रॉडकास्टिंग होगा उतनी बार जो डोनेशन है वो HDFC बैंक के द्वारा किया जाएगा इन द PM केयर्स फंड। ठीक है, बैंक जो है वो 500 रुपीज, 500 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिखाएंगे जब जब ये गाना जो है वो शेयर किया जाएगा सोशल मीडिया पे। ठीक है, तो ये एक तरीके का एक माध्यम है जिससे कि PM केयर फंड में पैसा इकट्ठा होता जाएगा और वहां पर उसको हम फिर मेडिकल जो यूटिलिटीज है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो इसी महीने, मतलब अभी कुछ 1 महीने पहले ही HDFC ग्रुप ने यहाँ पर 150 करोड़ का भी जो कंट्रीब्यूशन है, फंड कंट्रीब्यूशन है, वो यहाँ पर किया हुआ था PM केयर फंड में। ठीक है, HDFC बैंक की अगर हम लोग बात करें तो ये इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। जो MD है HDFC बैंक के उनका नाम है आदित्य पुरी, और जो टैगलाइन है दैट इज वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक है, इस टैगलाइन पे ये वर्क करता है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ, जहां पर हम लोगों को MP लोकेशन के बारे में बात करनी है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक एरिया यहाँ पर पिन किया हुआ है। ठीक है, और इससे रिलेटेड हमें 2 हिंट दी हुई है, दैट इज कि यह एक शिव मंदिर है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ रावण ने अपना सिर महादेव को अर्पित किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द आंसर इज सिरवल महादेव। सिरवल महादेव जो है ये है हमारा खरगोन में। ठीक है, तो वहां पर खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है, ये 55 किलोमीटर दूरी पर है खरगोन से, जहां पर ये बोला जाता है कि रावण ने
अपने जो पूरे 10 हेड हैं, है ना, अब जो अपना पूरा सिर है वो यहाँ पर अर्पित कर दिया था शिव जी को, शिव महादेव को, ठीक है। और उसी पर नाम जो है इनका वो पड़ा हुआ है इस मंदिर का, दैट इज सिरवल महादेव, ठीक है। तो कहाँ पर है ये? दिस इज इन खरगोन डिस्ट्रिक्ट, ओके। चलिए, लास्ट सेक्शन है हमारे इस सेशन का, जहां पर हम लोग कल के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि किसान सभा ऐप को किसके द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CSIR, ठीक है। CSIR जो है हमारा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसी के अंडर एक और इंस्टीट्यूट है, दैट इज सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि न्यू दिल्ली में है। और वहां पर सभी किसानों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए कि वो अपना उत्पाद या उत्पादन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिस्टिक्स, उसके लिए एक किसान सभा ऐप जो है वो लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से रिलेटेड जितने भी लोग जुड़े हुए रहते हैं, जो फार्मर है, जो आपका जो होलसेलर है, रिटेलर है, जो दूसरे बिजनेस पर्सन जो किसानों को काफी सारा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स है, खाद है ना, तो ये सारी लोगों को एक सिंगल प्लेटफॉर्म यहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर वो ये पता कर सकते हैं कि भाई कौन से किसान को किस चीज़ की ज़रूरत है, या किस किसान को जो है अपना प्रोडक्शन या जो भी उनका आउटपुट है वो बेचना है होलसेल में या फिर रिटेल हाउसेज में, ऐसे करके कि एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर अवेलेबल किया गया है, करवाया गया है फॉर द फार्मर्स, ठीक है। तो CSIR के द्वारा इसको विकसित किया गया है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किसकी एक पहल है? तो ये पहल है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा ये जो वन नेशन वन राशन कार्ड है, ये अभी जो पहल है वो चालू की गई है, ठीक है। यहाँ पर ये बताने के लिए कि भाई जितने भी हमारे 17 अभी मेजरली कुछ 5 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को यहाँ पर एड ऑन किया हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दादरा नागर और आपका दमन दीव, ये सारी चीजें अभी ये सारे जो जोन्स हैं इनको अभी एंटर किया हुआ है इस वन नेशन वन राशन कार्ड में, जहां पर जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं वो एक ही राशन कार्ड के बेसिस पे जो फूड ग्रेन है ना, या जो अनाज है उसको ले सकते हैं किसी भी स्टेट से, ठीक है। उनको अलग अलग जगह कोई अपना राशन रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा, वो एक ही राशन कार्ड से किसी भी स्टेट से, यहाँ पर जो रजिस्टर्ड 17 स्टेट्स हैं वहां से अपना राशन या जो भी फूड ग्रेन का सप्लाई है वो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य को हाल ही में पहली बार ई नाम राज्यों की सूची में जोड़ा गया है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका को सब अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि कर्नाटका का इस ई नाम राज्यों की सूची में जोड़ा गया है। ई नाम बेसिकली क्या होता है? ये एक आपका ई प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जितने भी हमारे जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, है ना, जितने भी हमारे फार्मर्स हैं वो या रिटेलर्स हैं, ठीक है, अपनी कमोडिटीज को यहाँ पर वो लोग मार्केट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर कर्नाटका जो है वो अभी एड ऑन हुआ है, और कर्नाटका का खुद का एक राष्ट्रीय ई मार्केट जो सर्विस है वो चालू थी, जिन्होंने अभी ई नाम के साथ में जोड़कर फार्मर्स के प्रोडक्ट्स को या जितने भी कमोडिटीज होते हैं एग्रीकल्चरल रिलेटेड, जो जितने भी उत्पाद हैं उसको प्रोवाइड किया जा सके लोगों तक, है ना, या जितने भी एसेंशियल कमोडिटीज हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड की जा सके, इसकी वजह से ये ई नाम जो पोर्टल है वो डिजाइन किया गया था, ठीक है। सो अभी तक यहाँ पर 785 मंडीज, ठीक है, रजिस्टर की जा चुकी हैं। तो ये एक तरीके का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को आगे बढ़ाया जा सकता है या लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। सो दैट इज द ई नाम फैसिलिटी। फोर्थ क्वेश्चन है कि कौन सा महाकाव्य वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मनोरंजन कार्यक्रम बन गया है? तो हम सभी जानते हैं इसका नाम, दैट इज रामायण, ठीक है। रामायण में का जो अभी डेटा देखा गया था, तो एक दिन में 77 मिलियन, ठीक है, 77 जो आपके मिलियन लोग हैं उन्होंने यहाँ पर उसको वॉच किया है, ठीक है। और इसका मतलब ये एक रिकॉर्ड है जो कि अभी ब्रेक हुआ है। इसके पहले तक एक जो रिकॉर्ड ब्रेक किया था दैट वाज बाय गेम ऑफ थ्रोन्स, ठीक है। एक ही दिन में या रादर एक ही रात में 19 मिलियन लोगों ने उसको जो है देखा था, और यहाँ पर ये रिकॉर्ड अभी ब्रेक किया हुआ है बाय दी 77 मिलियन पीपल, ठीक है। सो डायरेक्ट किया गया है ये रामानंद सागर जी के द्वारा रामायण, जो कि अभी वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मनोरंजन कार्यक्रम बन गया है, ठीक।
आखिरी सवाल है हमारा कि किस बल्लेबाज ने हाल ही में न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में सर रिचर्ड हेडली पदक जीता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रॉस टेलर। ठीक है, न्यूजीलैंड के ये जो प्लेयर है रॉस टेलर, तीसरी बार उन्होंने सारे जो फॉर्मेट्स हैं क्रिकेट के, वनडे, टेस्ट मैच और T20, वहां पर इन्होंने मतलब एज अ परफॉर्मर इनका नाम यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, क्रिकेटर ऑफ द मैच, क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये डिक्लेयर हुए हैं और इन्होंने ही ये रिचर्ड हेडली पदक अभी जीता है। ठीक है, हु इज रॉस टेलर। ओके, चलिए, सो गाइज ये आज का सेशन था हमारा, जहां पर हम लोगों ने आज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया, मैप को हमने डिस्कस किया और इसी के साथ में जो कल के क्वेश्चंस थे उसका एक क्विक रिवीजन हमने किया हुआ है 4 to 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ठीक है, हम लोग कल इसी टाइम पे मिलेंगे वापस। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। आप लोग प्लीज अपने सजेशंस जरूर दें और मेरा रेफरल कोड यूज करके आप लोग प्लीज प्लस को भी ज्वाइन करें ताकि आप सिस्टमैटिक और जो डेली लेक्चर्स हैं मेरे वो देख सकते हैं। ठीक है, मेरा रेफरल कोड है upadhyay.priyanka9, UPADHYAY upadhyay.priyanka PRIYANKA priyanka9, ये मेरा रेफरल कोड है जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट फैसिलिटी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू। जय हिंद।